मैंने 2 महीने पहले एक हाउसिंग लोन की HDFC बैंक से अप्लाई करा था। तब मुझे ऑफर रेट 10.5% बताया गया और जब लोन पास होकर आया तब मुझे अभी ऑफर रेट 11.75% बताया गया। तो इस कारण मेरी EMI में है तो और मेरा इस कारण बजट जो मेरी प्लानिंग थी उसमें गड़बड़ा गई है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या मैं इस लोन को विड्रॉल कर सकता हूँ या नहीं। तो पिछले 1-1.5 महीने में ये दूसरा टाइम है जबकि रेट्स बढ़ी है। तो पिछली बार 0.5% बढ़ी थी, अब की बार 0.25% बढ़ी है। तो जो 11.25 का रेट है वो करीबन मार्केट की रेट है। तो ये तो बढ़ी है, तो दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। तो अब सवाल ये है कि इन्होंने पूछा है कि मैं विड्रॉ कर सकता हूँ क्या। तो मेरे ख्याल से ये पूछ रहे हैं कि अगर इन्होंने लिया नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर लिया है तो अगर विड्रॉ करने की क्षमता है, पैसा है इनके पास देने के लिए, तो आज की तारीख में इट मे नॉट बी अ बैड आइडिया कि आप पैसा दे दीजिए और लोन से जितनी मुक्ति आप पा सकते हैं उतनी पा लीजिए। और अगर अभी तक लिया नहीं है तो उनकी सिर्फ रिस्क है प्रोसेसिंग फीस की, तो वो रिस्क तो ले सकते हैं अगर उनको घर खरीदने का डिसीजन डिले करना हो तो। जी, यानी काफी तरीके हो सकते हैं यहाँ पे कि आप लोन सैंक्शन करवा लें, वेरिएबल लोन पे रहें, आगे हो सकता है रेट कम होते हुए नजर आए, या फिर 4-6 महीने बाद भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये सैंक्शन कब तक वैलिड होगा कार्तिक? टिपिकली ये कंपनी टू कंपनी रूल डिपेंड होता है, पर सैंक्शन के जनरली 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक उनका सैंक्शन पीरियड वैलिड होता है। कोई कंपनी ज्यादा भी वैलिड कर तो ये चेक कर लें अपने NBFC या बैंक जहां से भी आप लोन ले रहे हैं कि कब तक वैलिड रहता है। उतना वक्त है आपके पास, हो सकता है आपको ये रेट ना देना पड़े। देखते हैं अगला सवाल अहमदाबाद से राजीव पाठक की क्या दिक्कत है। राजीव, मेरा प्रॉब्लम यह है कि 2 साल पहले मैंने लोन लिया था घर के लिए ICICI बैंक से। 14,38,000 का लोन लिया था और वो टाइम था इंटरेस्ट कुछ 9%। 20 साल के लिए मैंने लोन लिया था। अभी इंटरेस्ट बढ़ाकर उन लोगों ने 12.5% कर दिया है। उसके साथ साथ EMI भी बढ़ गया है, अभी टेन्योर भी उसके साथ बढ़ा है। उसके सामने मेरा कैपिटल कम हुआ है सिर्फ 30,000 रुपया, जिसके सामने मैंने 2,70,000 तो रिपे कर चुका हूं मैं अभी तक। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कैपिटल 30,000 कैसे कट किया है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारे ग्राहकों की ये क्वेश्चन है। तो ये मैं बता दूं कि इसमें बैंक या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है कोई चालाकी नहीं कर रहे हैं। जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट भरेंगे तो शुरू में आपकी लोन की अमाउंट जो है वो हाई होती है, तो नेचुरली आपका ब्याज का कंपोनेंट हाई होता है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल आप पेमेंट करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी ब्याज की क्वांटम कम होती रहेगी। तो इनके 2 सवाल थे मेरे ख्याल से, एक तो कि रेट बढ़ गई है, दूसरा कि सिर्फ 30,000 कैसे गए हैं। तो ये जो लोन अमोर्टाइजेशन बोलते हैं इसको कि एक EMI में कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है, तो ये कोई कंपनीज तो अपने एग्रीमेंट में भी डालते हैं या कई वेबसाइट्स पे भी ये अवेलेबल है। अपना लोन पे भी अगर आप जाके देखें तो EMI की ब्रेकअप आप देख पाएंगे। दूसरा सवाल इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग रेज किया कि आज वो 12.5% पे दे रहे हैं। मार्केट रेट आज की चल रही है 11.25। तो मेरे ख्याल से इनको, और इनका अगर रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, समय समय से इन्होंने अपना मासिक किस्त जो है अगर भुगतान किया हुआ है, तो इनको आसानी से अगर ये बैंक चेंज करें तो 11.25 पे इनको लोन मिल सकता है। शायद 11.5 पे भी मिल जाए, लेकिन 11.25 पे तो पक्का ही मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर ये अपनी एग्जिस्टिंग बैंक से भी बात करें कि मेरा रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड इतना रहा है, आप नए कस्टमर को 11.25 पे दे रहे हैं, आप मुझे भी दीजिए, तो शायद एग्जिस्टिंग बैंक ही इनको 11.25 पे दे दे। तो ये एक जो ये कस्टमर हैं ये काफी जागरूक हैं और इस जागरूकता का इनको फायदा उठाना चाहिए। अपनी बैंक से बात कर अगर वो कम कर दे तो ठीक है, अगर वो ना करे कम तो दूसरी बैंक के पास जाकर भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। कार्तिक, अगर दूसरी बैंक के पास जाते हैं तो कोई कॉस्ट आएगी? जी, कॉस्ट आती है। सबसे पहले तो आती है आपको प्रीपेमेंट कॉस्ट। जो आपका एग्जिस्टिंग लोन है उसे आपको प्रीपे करना है। तो अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट पे है तो जाहिर है कि बहुत सारी जगह पे आपको कोई फी देनी नहीं है, या कि अगर आपके लोन एग्रीमेंट में कुछ ऐसी बात हुई थी जब आपने पहले इंस्टीट्यूशन से लिया था, जब आप कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे तब आपको उनको भी एक प्रोसेसिंग फी देनी होगी, तो वो भी एक कॉस्ट है आपके लिए। पर ये करते हुए आप अगर आपको इवन आधे या 0.25% का अगर फायदा हो रहा है
तो ये करने लायक चीज है, क्योंकि आगे चल के आपको काफी सारा बेनिफिट हो सकता है। और जैसे कि हर्ष ने कहा, बेस्ट ऑप्शन तो यही होगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग लोन प्रोवाइडर से ही बात कीजिए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। क्योंकि अगर वो लोग सारे नए कस्टमर को अगर 11:15, 11:30, 11:15 पे दे सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्यों नहीं देते? तो ये थोड़ी सी बैंक की भी अनजस्ट तरीका है उनका काम करने का, कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जब उनके पास बिजनेस नहीं होता तब वो आते हैं आपके पास और हर लुभावने वादे करते हैं आपको और आपका बिजनेस ले जाते हैं, और जब आप पुराने हो जाते हो तो आपकी केयर नहीं करते। तो आप भी मतलब उनके सामने ऑप्शन रख सकते हैं, या तो रिड्यूस कर दीजिए या मैं कहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। लेकिन हर्ष, क्या ऐसा एक फॉर्मूला है कि कितना डिफरेंशियल हो तो मुझे प्रॉफिट होगा स्विच करने में, एक नए फाइनेंसर के पास जाने में? तो फॉर्मूला में तो इसमें ऐसा है कि इसमें टैक्स कंसिडरेशंस भी हैं। तो अगर आपको कंप्लीटली डिटेल्ड कैलकुलेशन करना हो तो आपको प्लानर के पास जाना पड़ेगा, या हमारी वेबसाइट पर एक कैलकुलेटर है जो आप देख सकते हैं कि शुड आई शिफ्ट माई लेंडर, तो वो आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, या आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर थंब रूल चाहिए कि इतना करने की मुझे टाइम नहीं है, तो एक थंब रूल है, हमेशा सही शायद ना हो, अगर 0.5% रिडक्शन आपको मिल रहा है, आपकी अवधि कम से कम 5 साल से ज्यादा है, तो बाकी अवधि, तो मोटा मोटी 95% ऑफ द केसेस में आपको फायदा होगा। जी, तो ये एक थंब रूल कि अगर 0.5% सस्ता आपको कोई देता है तो आप जाएं, एक बार की कांटेक्ट करें और फिर बैठकर अपना कैलकुलेशन करें, देखें कि क्या डील आपको मिल सकती है। अगला सवाल लेते हैं जालंधर से SK भारद्वाज का। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा होम लोन चल रहा था जिसकी EMI 6000 थी, जो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ 7000 के आसपास हो गई है। तो मेरे को EMI मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब आप बताइए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है कि मैं टेन्योर बढ़ा दूं या EMI ऐसे ही दूं? सबसे पहला ऑप्शन जो कि EMI से जुड़ा है वो ये है कि सबसे पहले आप देख लें कि आपकी बैंक ज्यादा तो आपको चार्ज नहीं कर रही, जो मार्केट में मिल रहा है या अपने नए कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो वो पे करना तो कम्प्लीटली कोई समझदारी वाली बात उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सवाल है कि अगर आप यंग हैं और टेन्योर बढ़ और पैसा नहीं है आपके पास, मतलब ऑब्वियसली अगर पैसा कहीं से अरेंजमेंट कर सकते हैं तो ज्यादा EMI देना बेटर है। आज की तारीख में आप लाइबिलिटी जितनी कम करें उतना अच्छा है। लेकिन अगर आपके मंथली बजट से हो नहीं पा रहा है, लमसम आपके पास है नहीं, तो आप टेन्योर बढ़वा सकते हैं। बट नॉर्मली बैंक्स 25 साल से ज्यादा का टेन्योर देने में, इवन अगर आप यंग हैं तो भी लड़खड़ाती हैं। एक चीज लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वो फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड रिटर्न टाइप के प्रोडक्ट्स में आज इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आज इन्वेस्ट अगर वो कर रहे हैं तो उस पर रिटर्न मिल रहा है 7%, 8%, इवन 9%। आई थिंक दैट कोई उसमें बहुत ज्यादा मुझे समझदारी नहीं लगती, तो उसको उनको कंसिडर करना चाहिए कि उसको तोड़कर भी आप लोन को प्रीपेमेंट करिए। अगर फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास तो वो उसको तोड़ने की उनको मेरे ख्याल से कंसिडर करना चाहिए। यानी जो पैसे आपने चुका दिए, एक तरीके से आपको होम लोन के रेट पे वहां से उतना बेनिफिट आपको उस पे मिल रहा है और आप अगले कई सालों तक की EMI सेव कर पाएंगे।